Hello friends, welcome to my YouTube channel Daily Success by KA. Don't forget to like, share and subscribe my channel. अच्छा, हमने लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है पॉलिटिकल साइंस पे, जिस पे हम अभी फ़िलहाल पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना की और डायमेंशंस थी वो हमने क्लियर कर ली हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनकी मैंने पहले से ही लिस्ट बनाई हुई है ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये सेलिएंट फीचर्स थे और अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना थी, प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी थी और आज का हमारा जो टॉपिक है वो चाइनीज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी थी। ये है हमने प्रॉपर ये इस कोर्स के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना भी कवर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की भी कवर करेंगे, मलेशिया भी और स्विट्जरलैंड भी। ये प्रॉपर मैंने सीरीज बनाई हुई है लेक्चर्स की। लेक्चर 1 हमारा था सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, वो भी हमारा कवर हो गया। लेक्चर 2 था अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, वो भी कवर हो गया। लेक्चर 3 जो था वो भी कवर हो गया और आज हमारा है लेक्चर 4 चाइनीज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये हमने सेलिएंट फीचर्स पढ़े थे। अमेंडमेंट थी, आप आइकन आपको शो हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं जाके। अगर ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले ये देख लें। आज हमारा लास्ट टॉपिक है चाइनीज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये आउटलाइन बनी हुई है, ठीक है, और नीचे ये प्रॉपर नोट्स हैं। नोट्स में सारे अगर रीड आउट करूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ बताऊंगी इस टॉपिक के अंदर बात क्या हो रही है। बाद में लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आपने नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं और उनको प्रॉपरली रीड कर लेना है। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, आप इनबॉक्स मुझे कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करें, ठीक है, और मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगी। अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन आपके सामने है। टॉपिक आपका है चाइनीज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आउटलाइन अभी शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, हम सबसे पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या चीज़ देखेंगे, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन चाइनीज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, ठीक है, कुछ ओवरव्यू लेंगे हम पॉलिटिकल पार्टीज का चाइना में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ओवरव्यू लेंगे। फिर हमारे पास आ जाती है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, उसकी हम हिस्ट्री देखेंगे। और फिर हम देखेंगे द रोल ऑफ सीपीसी इन चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि इसका चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चर के अंदर क्या रोल है। फिर हम देखेंगे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं चाइना के अंदर, उनका हम ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। और फिर हम देखेंगे उनकी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रोल क्या है चाइनीज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। फिर चौथी आउटलाइन है आपके पास क्रिटिसिजम्स ऑन चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि ये जो है वो क्रिटिसिज्म हो रही है वो क्या, क्रिटिक्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि लैक ऑफ पॉलिटिकल प्लुरैलिटी है, रिस्ट्रिक्शन जो है वो अपोजिशन पार्टी पर है, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है वो उसमें, इसके बारे में ये रीजंस हैं क्रिटिसिज्म की, ठीक है। और फिर हम कंक्लूजन देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है फ्यूचर ऑफ चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी, मतलब चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है जो, उसका फ्यूचर क्या है, उसका रिफ्लेक्शन अभी की बेस पर हम देखेंगे कि फ्यूचर का रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। ये आपके पास आउटलाइन थी। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये मैं खुद के लिए भी लिखती हूँ ताकि मुझे याद रहे, मैं अन्य आप लोगों को याद करवाना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। खैर अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पे। चाइना जो है वो बहुत पॉपुलस कंट्री है, ठीक है, और इसकी इकोनॉमी को कहा जाता है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, ठीक है। इसका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। दूसरे अगर हम वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो उससे बिल्कुल अलग है। चाइनीज स्ट्रक्चर के अंदर ना, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट की बात करें तो सिर्फ एक पार्टी सिस्टम है, यानी एक पार्टी है जो पूरे कंट्री को रूल कर रही होती है, गवर्न कर रही होती है, और वो पार्टी कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, ठीक है। ये सारे एस्पेक्ट्स देखती है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर आपके लेजिस्लेचर आ जाते हैं, जुडिशरी आ जाता है, एग्जेक्टिव आ जाता है, यानी ये इन सारी बॉडीज को कंट्रोल करेगी और इन पर नजर रखेगी, ठीक है, लिहाजा एक रूलिंग पार्टी है। अगर हम देखें कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरी अब सीपीसी के अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिनको हम डेमोक्रेटिक पार्टीज कहते हैं, और ये डेमोक्रेटिक पार्टीज 8 हैं, ठीक है, और ये 8 डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं। ये आपके सामने इनके नाम हैं यहाँ से, ठीक है, ये आपने नाम इनके देख लेने हैं, याद कर लेने हैं। ये जो है वो 8 डेमोक्रेटिक पार्टीज और भी हैं सीपीसी के अलावा, ठीक है, लेकिन इनकी पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, यानी इनके पास पावर कोई नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इनका अलग से और कोई रोल है, वो हम थर्ड जो आउटलाइन होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो ये फाउंडेड हुई थी बनी थी 1921 में, 1921 के अंदर ये बनी थी, और पावर में कब आई थी? 1949 में। ठीक है, अब ये बहुत सारे चीज़ों, बहुत सारी रेवोल्यूशन से गुजरते हुए ये जो है वो सीपीसी बनी थी। ठीक है, और ये एक ही रूलिंग पार्टी चाइना की बनी थी। सिविल वॉर, लॉन्ग सिविल वॉर रही थी उस चाइना के अंदर, उसके बाद ये सीपीसी बनी थी और अपनी पावर के अंदर आई थी। रोल अगर हम देखें तो सेंट्रल रोल है इसका पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। ठीक है, सारी गवर्नमेंट के सारे एक्सपेक्ट्स जो हमने ऊपर पढ़ा है ना कि अदर पॉलिटिकल पार्टी, वही आपने दोबारा इस पॉइंट के अंदर भी लिख देना है कि ये रूलिंग पार्टी जो है वो एक ही रूलिंग पार्टी है, सारे एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट की कवर करती है, मिलिट्री, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, सबको यही देखती है, ये टॉप लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। अब ये सीपीसी का काम क्या है कि मुल्क के अंदर इसने सोशल स्टेबिलिटी रखनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ रखनी है। ठीक है, ऐसी पॉलिसीज बनाएगी, ऐसे काम करेगी जिसके थ्रू मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। जाहिर है इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लिविंग स्टैंडर्ड कंट्री का इन्हेंस हो जाएगा, आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज। अब ऊपर भी हमने पढ़ा था कि 8 पॉलिटिकल पार्टीज है। ठीक है, सीपीसी के अलावा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अलावा 8 दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिनको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक पार्टीज। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक पार्टीज जो हैं इनका रोल क्या होता है? इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये इनके पास कोई पावर नहीं है कि ये सीपीसी को चैलेंज कर सकें। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि इन्होंने फीडबैक प्रोवाइड करनी होती है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को यू कैन से एडवाइस देनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी कॉन्फ्रेंस होती है चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इन पार्टीज को ये अलाउ किया जाता है कि आप आएँ, इस पार्टी में बैठें और फिर उसके बाद हालात का जायजा लेके आप फीडबैक दे सकते हैं या फिर आप एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन आप सीपीसी के डिसीजन जो है वो आखिरी फैसला सीपीसी ने करना है, और जो फैसला सीपीसी ने कर लिया है आपके पास कोई अथॉरिटी, कोई पावर नहीं है कि आप उनके फैसलों को चैलेंज कर सकें या फिर आप कहें कि हम इनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। उनको इस चीज़ की कोई पावर नहीं है, कोई इजाज़त नहीं दी जाती। ठीक है, इनका काम सिर्फ इतना है। 8 पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं जिनका काम सिर्फ फीडबैक और एडवाइस देना है। क्रिटिसिज्म, अब जाहिर है चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है, तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुई है। अब क्रिटिसिज्म की रीजंस क्या क्या दी गई हैं, क्यों क्रिटिसिज्म की जाती है? पहली रीजन, लैक ऑफ पॉलिटिकल प्लूरैलिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन अपोजिशन पार्टीज, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ठीक है, ये इनकी वजह से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, पॉलिटिकल पार्टी क्रिटिसिज्म हुई है चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के ऊपर। लैक ऑफ पॉलिटिकल प्लूरैलिटी का क्या मतलब है कि एक मेन क्रिटिसिज्म की जाती है कि इनके अंदर पॉलिटिकल प्लूरैलिटी नहीं है, यानी सिर्फ सीपीसी एक रूलिंग पार्टी है, कोई जेन्युइन अपोजिशन नहीं है, लिमिटेड लोगों के पास लिमिटेड पॉलिटिकल चॉइस है और वो अपने पॉलिटिकल व्यूज को बैलेट बॉक्स के जरिए जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो यूजुअली भी इसी तरह होता है कि लोगों को राय का हक दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी पॉलिटिकल लीडर को चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ चाइना में ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल प्लूरैलिटी नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों के पास लिमिटेड पॉलिटिकल चॉइस है और ये क्रिटिसिज्म का एक बाइस बन रही है। दूसरा जो है वो पॉइंट ये है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन अपोजिशन पार्टीज। दूसरी क्या है कि अब देखो अपोजिशन पार्टीज जितनी हैं वो सीपीसी के अंडर हैं। ठीक है, वो उनके चैलेंजेस को, उनके कोई भी डिसीजन है, डोमिनेंस है, कोई भी चैलेंज है, कोई भी उसने यू कैन से पॉलिसीज बनाई हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उन्हें चैलेंज कर सके कि ये जो है हमें ये पॉलिसी पसंद नहीं आई या हम आपके इस फैसले के खिलाफ खड़े होते हैं या हम आपको चैलेंज करते हैं। उनको इस चीज़ की ना तो पावर है ना ही उन्हें इजाज़त है, वो उन्हें अपोज कर ही नहीं सकते, तो इसलिए अपोजिशन पार्टीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। लैक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कहते हैं कि ये एक और रीजन बनी क्रिटिसिज्म की। मतलब
अब ये जो सीपीसी है इज नॉट अकाउंटेबल टू पीपल। डेमोक्रेटिक क्या होता है कि आप लोगों के सामने जवाबदेह होते हो, लेकिन जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस नहीं है, सीपीसी अपने मेंबर्स को जवाबदेह है, अब आम लोगों को, रियाया को जवाबदेह नहीं है। द सीपीसी कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सारे एस्पेक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट की कवर करती है, जिसके अंदर आपकी जुडिशरी आ जाती है, मिलिट्री आ जाती है, मीडिया आ जाती है। देखो, सीपीसी का कंट्रोल सेंसरशिप मीडिया पर भी है, इंटरनेट पर भी है। यानी जो चीज़ आपके सामने, आवाम के सामने, रियाया के सामने लाई जाएगी, जो डिसीजन, वो सीपीसी के अंडर है। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसी है कि वो आवाम को नहीं शो करवाना चाहते, तो उसका मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल है, वो उसको आवाम के सामने शो नहीं करेंगे। ठीक है। In conclusion, the Chinese political party system has been criticized for its lack for political plurality, restriction on opposition parties, and lack of democratic governance. While the system has brought stability and economic growth to China, it has limited citizens' political freedoms and the human rights. ठीक हो गया। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। अब कंक्लूजन में उसने बात की है कि अगर हम इस रिफ्लेक्शन अभी मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर में ये चीज़ क्लियर है कि आने वाली कुछ सालों में जो सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ये पावर में रहेगी। ठीक है, यही डोमिनेंट फोर्स रहेगी, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे जिसके बेस पर आप ये सोच सकते हो कि इसमें एवोल्यूशन आएगी, लेकिन मेन पावर जो है वो चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी के पास ही रहेगी। अब ये देखना भी बाकी है कि ये जो है सीपीसी अपने अंदर चेंजेस लेके आती है, अडेप्टेशन करती है विद टाइम टू टाइम वेरिएशन, या नहीं करती है। ठीक है, ये देखना भी बाकी है। और whether it will eventually give way to the pluralist political system remains to be seen in near future। ठीक है, यहाँ पर आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। ये मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी हो गया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी हो गया है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी हमने पढ़ी है कि रेसिज्म क्या हुई है, क्यों, किस बेस पे हुई है, उनका क्या पॉइंट था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। और हमने देख लिया कि फ्यूचर क्या है चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम का, उसका भी हमने थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल लिया है। आपके सारे डायमेंशंस इस टॉपिक के क्लियर हो गए। चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, यहाँ पर आप उसके लेक्चर ख़त्म हो गए। कल इंशाल्लाह हम टर्की से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे, और आप इंशाल्लाह वो देखेंगे। इसी तरह से नोट्स बना के इनका लिंक भी दूंगी और आपको समझाऊंगी भी, और आपकी बहुत सारी हेल्प भी होगी। आई होप आपको वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर भी हुए होंगे। तो अब आपका काम है, आपने वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट देना है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।